अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। सबसे पहले हम लोग क्लास नाइन्थ से ये मिशन अपना शुरू करते हैं जिसके अंदर हम लोग एरर फ्री बायोलॉजी सीरीज़ जो है बना रहे हैं। एक ऐसी किताब हमारी खुद की मौजूद होगी जिसके अंदर हम गलतियों की गुंजाइश नहीं रखने वाले हैं, ताकि क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जितने भी कॉन्सेप्ट्स मिल सकें वो तमाम के तमाम एक्यूरेट होने चाहिए। तो इस तरह की हमारे पास सीरीज़ बनने वाली हैं और तमाम लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सिंध बोर्ड के लिए और पंजाब बोर्ड के लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो ये मेरी किताब है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको इसका शेयर किया जाएगा ताकि आप उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर मौजूद है, चैप्टर नंबर 1, वो है हमारे पास द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सिंध बोर्ड के अंदर इसका नाम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो तमाम कंटेंट वही है, बस थोड़ा सा इजाफा करते हुए दुरुस्त इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हुए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मटीरियल वही मौजूद है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो तमाम चीज़ें वही मौजूद है, लेकिन बस इजाफा करते हुए बेहतर तौर पर उन तमाम लेक्चर्स को बनाया जा रहा है ताकि आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकें। आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर जो होगा वो हम लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद बायोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ को आप किसी एक सिंगल सेंटेंस में बयान नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक ज़िंदा चीज़ जो होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं और उन चीज़ों को देख करके हम उसे लिविंग कह रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी हम उन्हें एक लफ्ज़ के साथ जान सकते हैं, और वो है मिसेस ग्रेन। एम से होता है मूवमेंट, वो अपनी जगह को बदलेगा। हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक जगह पर ठहर करके भी अपनी पोजीशन बदल ले। मिसाल के तौर पर जैसे प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन उनकी लीव्स की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, फ्लावर की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार अपने अंदर मौजूद खाने को तोड़ करके एनर्जी को हासिल करते हैं। तो रेस्पिरेशन में फूड टूटता है और एनर्जी हासिल होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तोड़ा जाता है, एनर्जी को हासिल किया जाता है। इसी तरह से एक और चीज़ होगी, वो होगी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि चीज़ों को महसूस करना और फिर रेस्पॉन्स करना। जैसे कि अगर हमारी बॉडी गर्मी को महसूस करती है तो फिर पसीने को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से चीज़ों को महसूस करना और रेस्पॉन्स करना, ये सेंसिटिविटी कहलाता है। फिर एक और चीज़ होती है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मास का इंक्रीज़ हो जाना या साइज़ का इंक्रीज़ हो जाना, ये ग्रोथ कहलाता है। आप देखते हो एक प्लांट छोटा सा होता है फिर वो बड़ा प्लांट बन जाता है। आप खुद को भी देखते हो, तो आप कभी छोटे बच्चे थे, आज आप ग्रो कर चुके हैं, तो ग्रो के अंदर सेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं और ओवरऑल मास भी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज़ होता है। फिर एक और चीज़ होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो किस्में होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि एक सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा और फिर दो सेल्स बना लेगा। बैक्टीरिया के अंदर आपको यही देखने को मिलेगी कि उनमें एक अकेला सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब हमारे पास ये दो जानदार बन जाते हैं, फिर ये सेल्स तकसीम होंगी, चार जानदार बन जाएंगे, यानी कि एक सेल अपने जैसे दूसरे सेल बना ले, ये रिप्रोडक्शन हो गई। या आप कह सकते हैं कि एक जानदार अपने जैसा जानदार बना ले, तो इसे भी हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। इंसान से इंसान पैदा होने वाले हैं, तो एक जानदार अपने जैसे जानदार बना रहा है, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह से जानदारों में एक और चीज़ होती है, वो है एक्सक्रीशन। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन हुई, उसके अंदर हमने ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहने वाला सब्सटेंस तो नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से खारिज किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन था। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब जिसमें चीज़ें टूटेंगी या बनेगी, यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है। तो इस तरह से जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जब भी चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं, हो सकता है गैर ज़रूरी चीज़ें बने जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो, तो उनका निकलना ये एक्सक्रीशन कहलाता है। इसी तरह से न्यूट्रिशन भी जानदारों में होती है। जानदार खुराक भी हासिल करते हैं। अब जानदार या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
जो अपनी खाना खुद बना सकते हैं, या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि दूसरों से खाने को हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये तमाम प्रोसेसेस हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकते हैं और आप इसे मिसेस ग्रेन से जान सकते हैं। एक चीज़ और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगी और वो होगा सेल। सेल की बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जानदार को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाजमी बात है सेल ज़रूर मौजूद होगा। अब जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लाइफ को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हुए हैं, उनकी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो तब्दील होते हैं और कैसे वो माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, माहौल के साथ रिश्ता बना करके रखते हैं। ये बायोलॉजी लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से निकला हुआ है और दो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद हैं और वो है ग्रीक ज़बान के लिए हुए लफ्ज़। एक है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले दो लोगों का नाम हमारे सामने आता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इन्होंने अपनी एक किताब हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर, जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर इन्होंने बायोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। और उसी साल 1802 के अंदर गॉटफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेवारिनस ने अपनी एक किताब बायोलॉजी ऑर्डर फिलोसफी देर लेवेंडन नेचर, इसके अंदर भी बायोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। जिस शख्स को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है उसे हम उर्दू के अंदर अरस्तू कह रहे होते हैं। अरस्तू को इंग्लिश के अंदर एरिस्टोटल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिक काम किया है। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी भी किया है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई भी किया है, मतलब उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए। जो एनिमल पानी में रहते थे उनको अलग रखा, जो एनिमल ज़मीन पर रहते थे उनको अलग रखा, जिनमें रेड ब्लड मौजूद है उनको अलग रखा और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता जैसे कीड़े मकोड़े हो गए उनको अलग रखा। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी की है। जानदारों पर काम करने की वजह से इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है। बायोलॉजी के ज़रिए से हम हमारी बॉडी को समझते हैं। हम समझते हैं हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है और कैसे हमारी बॉडी में काम होता है। इस तरह से फिर हम हमारी हेल्थ को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और बीमारियों को और डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर पे भी काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे प्लांट्स की हेल्थ ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा फूड प्रोडक्शन फिर हमें देखने को मिलेगी। इस तरह से हम लोग प्लांट्स को भी बचा सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा काम होता है, किस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को महफूज रखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी महफूज रहेगी तो इन्वायरमेंट भी महफूज रहेगी। उसके अलावा हम कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं बायोलॉजी को समझ लेने के बाद, जरासीमों को समझ लेने के बाद, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। इसी का एक सब ब्रांच आती है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप इस तरह से फ़ायदा समझ लें कि जरासीम को इस्तेमाल किया जाता है हमारे लिए इंसुलिन बनाने के लिए। इंसुलिन बनाने के लिए जरासीम को, बैक्टीरियम को यूज़ किया जाता है और फिर वो बैक्टीरियम हमें इंसुलिन बना करके देता है। तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जब हम बायोलॉजी को समझेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसमें आपको बायोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे और आपके लिए हम लोग मज़ीद लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।